सभी को नमस्ते। मेरा नाम सौरभ गुप्ता। मैं डायरेक्टर योगस्थल इंडिया आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आइए हम एक श्लोक से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। गहरा लंबा सांस भरें। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे डिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम। हमने ईश्वर से मंगल कामना की कि वो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आइए आज का जो हमारा विषय है उसको चर्चा में लाते हैं। सबसे पहले आज जो विषय है हमारा, उसे हमने रखा है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य वार्ता कहें, स्वास्थ्य चर्चा कहें, और इसको मैं एक जो विषय देता हूँ वो है स्वास्थ्य ही संपदा है। अगर हम गौर से देखें तो अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कितने भी पैसे हों वो व्यर्थ है आपके लिए। सपोज़ अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो डायबिटीज़ का शिकार है, एक मिठाई नहीं खा सकता, तो मैं नहीं मानता कि उससे ज़्यादा कोई गरीब हो सकता है। तो स्वास्थ्य ही जो है वो संपदा है, स्वास्थ्य ही असली धन है। और हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति के अंदर में स्वास्थ्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर हम बात करें कि हमारे देश की जो संस्कृति है, तो हमें एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे संस्कृत हमारे मातृभाषा रही है शुरुआत से, और संस्कृत से बनती है संस्कृति, संस्कृति से बनते हैं संस्कार। और अगर संस्कार हमारे विकृत हो जाते हैं, हमारे जो व्यवहार, हमारा आहार विहार और विचार अगर ये दूषित हो जाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी जो है वो दूषित हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे जो पुरानी संस्कृतियां हैं उसके अंदर, जो ग्रंथों में अलग अलग टेक्स्ट्स के अंदर में बहुत सारे श्लोक बताए गए हैं, जिससे है ना हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के अनेकों अनेक उपाय उसमें बताए गए हैं। हम अगर घेरंड संहिता की बात करें, गीता की बात करें, हठ योग प्रदीपिका की बात करें, गोरक्ष संहिता की बात करें, हठ रत्नावली की बात करें, तो अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर में शरीर को स्वस्थ रखने के अनेकानेक उपाय उसमें बताए गए। तो इस स्वास्थ्य को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है शरीर को समझना कि असल में ये शरीर क्या है। अगर हम शरीर को जानना चाहें तो जो मेरी एक अल्प बुद्धि है, जितना मैं कम समय में जान पाया हूँ चीज़ों को, उसके हिसाब से मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस जो कहता है, इस शरीर से ज़्यादा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप इस शरीर को इसका कार्य नहीं करने देंगे, या इसके जो भरण पोषण के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति यदि आपने नहीं की, तो ये शरीर जो है अपनी पूर्ति स्वयं कर लेता है, और आपको उसके लिए परिणाम भी जो है भुगतने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, और आप इसे भोजन नहीं दे रहे, आप डाइटिंग के चक्कर में पड़ करके आप शरीर को दुबला पतला बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप भोजन छोड़ रहे हैं। तो जब उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो शरीर क्या करेगा? क्योंकि शरीर स्वार्थी है, वो अपने आप को जीवित रखना चाहता है, और अपने आप को जीवित रखना चाहता है, इसलिए वो क्या करेगा? आपके शरीर से पोषक तत्वों जो पहले से स्टोर जो एनर्जी है, जो स्टोर कंपोनेंट है बॉडी के अंदर में, उनको धीरे धीरे खाना शुरू करेगा।
वो आपके फैट को खा जाएगा, उसके बाद फिर वो आपके मसल्स के जो अंदर जो पोषक तत्व है उसको खींचना शुरू करेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग जो डाइटिंग करते हैं उनका शरीर दुबला पतला हो जाता है, उनके यहाँ पर बोन पे यहाँ बोन्स दिखाई देने लग जाती हैं, तो वो शरीर जो है अंदर से कमज़ोर होने लगता है। और बहुत सारे कारण हैं इसके, सिर्फ एक डाइटिंग ही नहीं, हमारा आहार जो हम खाना खाते हैं हमें ये नहीं पता होता कि कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। साथ ही हमें ये भी नहीं पता हमें पानी कितना पीना है, कब पीना है और कितना पीना है। तो ये बेसिक चीज़ें हम भूल गए आज की आधुनिकता की दौड़ में। जो हमारी जीवन शैली बदल रही है, जीवन शैली बदलने की वजह से हम लोग अपने जो पुरातन हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर जो बताए गए हमारे जो ज्ञान विज्ञान है, हम उस सब को हम भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमें दुख भोगना पड़ता है। शरीर के अंदर रोग जो है, स्वास्थ्य कैसे होता है? स्वास्थ्य तब जब आपके शरीर में रोग ना हो। और रोग कब नहीं होगा? जब आपके शरीर की जो पाइपलाइंस हैं, मैं यहाँ पर पाइपलाइन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे आपके शरीर में जो नसें नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर के अंदर में, तो वो सभी पाइपलाइंस सही तरीके से काम करें, उसके अंदर जो चीज़ें स्थानांतरित हो रही हैं वो सभी अपने अपने जगह पर बिल्कुल ठीक तरीके से बिना किसी अवरोध के वो ट्रांसफ़र होती रहे, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। बीमारी का कारण ही ये होता है कि उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो जाए, विजातीय तत्व बोला जाता है। विजातीय तत्व के कारण जब आपके शरीर के अंदर में ब्लॉकेज हो जाती है, किसी नस नाड़िया में ब्लॉकेज हो जाती है, हम प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं, तो हम उसमें यही चीज़ बताते हैं कि हम प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि करते हैं और अपनी जो नाड़ियों में जो अशुद्धि आ जाती है उसको हम शुद्ध करने का कार्य जो है प्राणायाम से करते हैं। अब प्राणायाम के माध्यम से या षटकर्म के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, मुद्रा बंद, इन सभी के माध्यम, ये सब एक माध्यम है, इन सब के माध्यमों से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। महर्षि घिरंड ने जो है योग के अंदर में शरीर को एक घड़े के समान बताया है। उन्होंने बताया कि ये शरीर जो है वो घटावस्था होती है, घड़े के समान होती है। वो श्लोक बोलते हैं कि शोधनम दृढ़ता च स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्थ सप्त साधनम। 7 प्रकार के साधन होते हैं जिससे आप शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार आप किसी घड़े को बनाने के लिए आप मिट्टी की शुद्धता करते हैं, मिट्टी को साफ़ करते हैं, उसके बाद आप उसको पकाते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, वैसे करके आपका जो घड़ा बनता है, उसी प्रकार से ये शरीर भी जो है वो निर्मित होता है जब आप पहले उसकी शुद्धि करते हैं। शुद्धि करते हैं हम लोग षटकर्म के माध्यम से। षटकर्म के माध्यम से हम अपने शरीर की आंतरिक शुद्धि करते हैं। बाहर से तो हम हमेशा शरीर को साफ़ करते हैं, शुद्ध करते हैं, लेकिन अंदरूनी जो सफाई है, मानसिक या आंतरिक सफाई जो है, वो हम षटकर्म के माध्यम से करते हैं। नेति, धोती, वस्ती, कपालभाति, त्राटक, इन सब के माध्यम से। वहीं अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा विकृत हो गया है, और वो विकृत होने का जो कारण है वो हमारी संस्कृति पर जो आघात हो रहे हैं, जो हमारी संस्कृति धीरे धीरे उसको दूषित करने का जो षड्यंत्र चलता रहता है, उसकी वजह से हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी ही संस्कृति से कभी कभार नफरत करने लग जाती है। वो सोचते हैं कि हमारे संस्कृति में ऐसा क्या है, वो विदेशी चीज़ों पर ज़्यादा आश्रित होते हैं, विदेश की चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। वो कहते हैं ना, जो चीज़ अपने घर की चीज़ किसी को पसंद नहीं आती, तो वही चीज़ है आज की हमारे जो युवा हैं वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं। जब हमारे देश में वो योग के नाम से था तो किसी ने उसकी वैल्यू नहीं करी। जब वो विदेश से घूम करके योगा बन करके आ गया तो सब लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, लोगों ने करियर बनाया, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कई स्थानों पर लोग जो हैं वो योग को सिर्फ एक करियर के रूप में मानते हैं। योग जो है सिर्फ करियर नहीं है, योग आपको करियर ज़रूर देता है, लेकिन योग जो है वो आपके जीवन में उसको धारण करने की एक कला है। आप योग को अपने जीवन में शामिल करें।
और योग को जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उसकी हर एक विधाओं को आप जब अपने जीवन में उतारते हैं, तब आपको असल में पता चलेगा कि योग आखिर है क्या। कई लोग कहते हैं, क्वेरी आती है हमारे पास कि सर हमें अष्टांग योग सिखा दीजिए, हमें ये योग सिखा दीजिए, लय योग सिखा दीजिए, वो योग सिखा दीजिए। तो वो सुनते हैं, बाहर से सुनते हैं कि ये योग होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन वो एक्चुअल में जो चीज़ होती है वो चीज़ नहीं जानते। और अगर हम अभी उम्र में सब छोटे ही हैं और हमारी उम्र कम पड़ जाती है, योग के विषय में अगर हम पढ़ने लगते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, यूजीसी नेट करते हैं, उसके अलावा पीएचडी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ करने के बाद भी हमारे पास योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें बच जाती है जो हम लॉन्ग लाइफ तक भी हम उसको जान नहीं पाते। उसको हमें जानने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि हम निरंतर स्वाध्याय करते रहें, हम निरंतर आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, हम निरंतर योग के ग्रंथों का अध्ययन करें, तो हम अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं और हम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। मित्रों, हमारे जो ग्रंथ हैं, इनके अंदर में बहुत सारे ऐसे विषय बताए गए हैं, ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही कारगर हैं। उसमें आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा, मृदा चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है। मैं गिनाने लगूंगा तो हम 30-40 ऐसी कलाओं का कर सकते हैं। हम इसको एक अल्टरनेटिव थेरेपी या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के नाम से हम जानते हैं। वैकल्पिक का मतलब है कि विकल्प है ये हमारे पास विकल्प किस चीज़ का। एक्चुअल जो अभी जो थेरेपी चलती है, यानी कि आपका जो एलोपैथी चलती है, एलोपैथी के अलावा जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं, जो भी पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां, वो सभी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं। और देखिए, सही मायने में शरीर ही होता है जो अपनी बीमारी का इलाज स्वयं करता है। अगर मान लीजिए आपकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर सिर्फ आपकी हड्डी को इस तरीके से फिक्स करता है कि वो हड्डी जो है अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि डॉक्टर की वजह से वो हड्डी आपस में जुड़ती है? नहीं, हड्डी जो है वो अपने आप जुड़ती है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ है, उनका काम है आपस में जुड़ना। सिर्फ डॉक्टर ये काम करते हैं कि वो हड्डी की एक पोजीशन बना देते हैं, जिससे कि हड्डी अपनी जगह से दूसरी जगह पर कहीं फिक्स ना हो जाए, ताकि बाद में मूवमेंट में दिक्कत ना हो। तो शरीर अपने आप को स्वस्थ खुद करता है, बशर्त ये है कि हम उसको उसका काम करने दें। हम लोग उसका काम नहीं करने देते, इसी वजह से हमें परेशानियां बहुत सारी हो जाती हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो अगर जैसे हमें कभी दस्त लगते हैं या उल्टी आती है या जी मिचलाता है, तो उल्टी आने का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर में कोई चीज़ जो है, वो सड़ी हुई चीज़ जो आपके शरीर के अंदर आ गई है, वो व्यर्थ पदार्थ जो है, अपशिष्ट पदार्थ, वो आपके शरीर में आ गया है और अब आपके लिए वो हानिकारक है। आप बेशक से इस चीज़ को मान जाएं कि आपको ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं, लेकिन जब वो आपके शरीर में जा रहा है तो शरीर को पता है कि वो आपके लिए गलत है। तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो आपके शरीर में वॉमिट करने की जो है, उल्टी करने की, वमन करने की आपके अंदर में कुछ इच्छाएं प्रकट करने लगेगा। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग है ना, पानी पी लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पी लेते हैं जिससे कि वो जो गैस बाहर निकलने वाली थी, वो उल्टी जो बाहर निकलने वाली थी, हम उसको दबा के अंदर ही अपनी आंतों में उसे स्टोर कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उसका कारण, उसकी वजह से जो समस्याएं होती हैं, गैस आंतों में प्रेशर डालता है, आंतें धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, अल्सर हो जाता है, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। फिर हर समय पेट खराब हो जाना, कुछ भी खाया पेट खराब हो गया, तो ये सारी शिकायतें जो हैं ये इन्हीं कारणों से आती है। और ये सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आपको वॉमिट करने का मन करे तो आप वॉमिट कर लो, आप वमन कर लो, उल्टी कर लो आप, तो आपका मन जो है वो हल्का हो जाएगा और शरीर की जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो व्यर्थ पदार्थ है, वो बाहर निकल जाए। साथ ही मैं जब पढ़ता था तो उस समय मेरे एक टीचर थे, वो बताते थे एमए के अंदर में कि अगर किसी व्यक्ति ने परहेज किया है, अगर वो परहेज कर सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य है परहेज करने की, तो उसे दवाई की, औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है।
हाँ, लेकिन अगर वो परहेज नहीं कर सकता तो भी उसे औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उल्टा सीधा खाता रहेगा और उसका शरीर जो है वो ख़राब होता रहेगा, चाहे वो कोई सी भी औषधि ले ले, तो उसके शरीर पर औषधि बेकार हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप परहेज करें, सोचें समझें कि क्या खाना है, आपके शरीर के लिए क्या आवश्यक है, क्या आपके लिए बढ़िया है, क्या खराब है, ये हमें जानना चाहिए। अब भोजन हमें करना कब कब चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा गया है, आयुर्वेद में बताते हैं कि भोजन करने का जो सही तरीका वो ये है कि आप सुबह का भोजन करें राजा की तरह, दोपहर का भोजन करें आप राजकुमार की तरह, और रात्रि का भोजन करें आप रंक की तरह, गरीब की तरह। यानी कि जो सुबह का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट जो है जिसे हम कहते हैं, ब्रेकफास्ट आप भरपूर मात्रा में खाइए, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। पूरे दिन आप वर्कआउट करेंगे, पूरे दिन आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा के लिए ज़रूरी है कि आप भोजन करें, और वो अत्यधिक मात्रा में करें। सुबह का समय का जो भोजन है, फाइबर युक्त भोजन आपको खाना चाहिए। फ्रूट्स आप खा सकते हैं और जूस पी सकते हैं, इस तरीके का भोजन करें आप, और हैवी मात्रा में कीजिए। अगर आप सुबह पराठे खाते हैं कोई बात नहीं, आप पराठे भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पराठे खा रहे हैं, जितना घी आपने खाया उतना आपके शरीर से पसीना भी निकलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पसीना नहीं निकालेंगे तो वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर वो फैट के रूप में कंज्यूम होता चला जाएगा। जो दोपहर का भोजन है, दोपहर का भोजन हमें करना चाहिए राजकुमार की तरह, यानी थोड़ा खाइए। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके मोबाइल, आप सुबह उठते हैं, आपका मोबाइल डिस्चार्ज है, आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि कल आपने चार्ज किया था, अब आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। अब अगर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है तो क्या सुबह आप फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे उसकी फुल पोटेंशियल पे? नहीं कर सकते। आप फ़ोन को पूरे उसके जो उसके अंदर जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी यूज़ नहीं ले सकते। ऐसे ही आप अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरे शरीर का इस्तेमाल करने के लिए पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है। वो ऊर्जा कब आएगी? जब आप भोजन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, रात को खा लेते हैं भोजन बहुत सारा, ये सोच करके कि अब तो कुछ करना नहीं, बस खा लो और सो लो। वो सबसे बड़ी गलती है। भोजन अगर हम रात्रि में भरपेट खा लेते हैं, मान लीजिए आपके फ़ोन में बैटरी पूरी है और फ़ोन में बैटरी पूरी होने के बाद भी आप उसमें चार्ज लगा रहे हैं, तो क्या वो आपकी किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से ये शरीर भी जो है, अगर आपके शरीर में भोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप भोजन खा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ आपके शरीर में परेशानियां ही उत्पन्न करेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप भोजन के पाचन का सिद्धांत समझें। हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही उम्दा किस्म की एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि क्या होती है? जो आपके पेट के अंदर में, उदर के अंदर में एक ऐसी अग्नि होती है जो आपके भोजन को पचाने का कार्य करती है। और भोजन पचाने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि भोजन आप कैसा खा रहे हैं और उसके पचने की प्रकृति क्या है। देखिए, अगर आप आलू से बनी चीज़ खाते हैं उसके पचने का टाइम अलग है, दाल खाते हैं उसके पचने का टाइम अलग है, आप चावल खाते हैं उसके पचने का टाइम अलग है। लेकिन जब हम ये सब इकट्ठे करके खाते हैं, आप एक बार खाना खाएंगे, एक टुकड़ा खाएंगे, तो भी पूरे शरीर को वो पूरा काम करने में उतना ही मेहनत लगेगा, उतना ही समय लगेगा जितना आप भरपेट खाएंगे, तब शरीर को काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा अभी खाया, थोड़ा 1 घंटे बाद, थोड़ा 2 घंटे बाद एक बिस्किट खा लिया। आप अगर एक बिस्किट खाएंगे तो भी आपके शरीर में पूरा प्रोसेस चलेगा, लार बनेगी, एसोफेगस में जाएगा, इंटेस्ट आपके स्टमक में रहेगा 3 घंटे, फिर उसमें जलन होगी, वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा टुकड़ों में, फिर छोटी आंत में जाएगी, फिर बड़ी आंत में, फिर रेक्टम, और रेक्टम के बाद आपके शरीर में। ये सारी चीज़ करने के लिए शरीर को कम से कम 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि 3 घंटा तो खाना आपके स्टमक में रहता है। तो 5 घंटे का गैप तो ज़रूरी है, तभी आप शरीर को कह सकते हैं कि आपने भोजन जो खाया है वो सही भोजन जो है वो पूरे शरीर के अंदर में सर्कुलेट हो रहा है।
एक बार का हम भोजन ख़त्म नहीं करते, दूसरा फिर खा लेते हैं, फिर दूसरा हमारा ख़त्म नहीं होता, तीसरा हम फिर खा लेते हैं। तो हम जो है जीने के लिए नहीं खाते, हम खाने के लिए जीने लग जाते हैं। और हमारे शरीर के लिए क्या होना चाहिए? जो प्राप्त है वो पर्याप्त होना चाहिए। जितना आपको मिले आपको उसमें संतुष्ट होना चाहिए, और हर स्थिति में आपको सम भी रहना चाहिए, बराबर भी रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देखिए, दुख का कारण जो होता है, अगर आपके शरीर में अगर रोग हैं तो रोग में अलग अलग प्रकार की चीज़ों से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगर हम बात करें भोजन की, तो भोजन अगर हमारा सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और संतुलित हो जाएगा, तो हमारे 70% रोग जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 70% रोग जो है वो पेट से संबंधित रोग ही होते हैं। अगर हमारा जल जो है, हमारे शरीर के अंदर पानी की जो मात्रा है वो अगर ठीक प्रकार की होने लग जाती है, तो भी हमारे शरीर से काफ़ी सारे रोगों में लाभ मिल जाता है। वहीं चिंता, अगर हम स्ट्रेस को अगर रिलीज़ कर दें, स्ट्रेस को अगर ख़त्म कर दें, रिड्यूस कर दें, तो भी हमारे है ना 30-40% बीमारियां जो हैं वो हमारे सिर्फ मन की उपज होती है। क्योंकि हम क्या होते हैं, हम मनुष्य का स्वभाव है एक्साइटेड हो जाना या डिप्रेस हो जाना। और ये आज के संदर्भ में है, आज के समय में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, ये चीज़ हज़ारों साल पहले भी थी। हमारे पास जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो अर्जुन का है। महाभारत में अर्जुन को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। अर्जुन विषाद योग, अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी हो तो गीता के अंदर में जो सबसे पहला अध्याय होता है वो अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को जब विषाद हो जाता है यानी एंजाइटी हो जाती है, तो वो अपने मन के भावों को बोलते हैं, स्ट्रेस हो जाता है उन्हें बहुत सारा। तो श्री कृष्ण उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, वो आगे के जो 17 अध्याय और जो श्लोक हैं, मतलब कुल मिला के 18 अध्याय 700 श्लोक, वो सारी चीज़ों की रचना उन्होंने उसी चीज़ के लिए कर दी, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। और अगर आप उसे पढ़ें गीता को, तो आपको लगेगा कि आज के समय में भी आपकी ही परेशानियां जो हैं उसका सल्यूशन जो है श्री कृष्ण आज आपके सामने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। वो समत्वम योग उच्चते कहते हैं। वो कहते हैं आपके अंदर अगर समता का भाव आ गया है तो आप योगी हैं। समता का भाव कैसे? अगर आपके अंदर में प्रसन्नता आ रही है, आपको खुशी मिल गई, तो ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर, खुश होकर के सबको बोलते रहो कि जी मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई दुख हो जाए तो ऐसा डिप्रेशन नहीं हो जाना चाहिए कि चेहरा बिल्कुल ऐसा लगे कि देवदास। तो दोनों स्थितियों में हमें पता होना चाहिए इस चीज़ को कि संसार का नियम है कि जो आता है वो जाता भी है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख फिर आएगा। तो इसीलिए ये काल चक्र होता है, ये मनुष्य के कर्मों का फल होता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपके फल मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर्म करने के अधिकारी हैं। फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा और कब मिलेगा ये आपका अधिकार नहीं है, ये ईश्वर का अधिकार है। हमारा मनुष्य के रूप में हमारा सिर्फ इतना अधिकार है कर्म करना। अब कर्म श्री कृष्ण बहुत सारे तरीके के बताते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे लिए कि हमें अच्छे कर्म करना, और अच्छे कर्म करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। जैसे आप अगर अच्छा भोजन खाएंगे तो आपके शरीर को अच्छे प्रकार से अच्छी चीज़ें होंगी शरीर के अंदर। अगर आप बुरे चीज़ें खा लेते हैं या शरीर के साथ बुरा करते हैं तो शरीर भी आपके साथ बुरा करेगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका आहार, व्यवहार और विचार, ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत ही उच्च कोटि के हो, सात्विक हो। भोजन के उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन ऐसा भोजन जो किसी भी प्रकार की किसी दुख या किसी चिंता से ग्रसित भोजन ना हो। जैसे कि आप कह सकते हैं प्रकृति में पाए जाने वाली वो समस्त वस्तुएं,
जो प्राकृतिक रूप से हम भोजन करते हैं वो सारी चीज़ें आपकी सात्विक भोजन होता है। जैसे आप फल हो गया, सब्जी हो गई, कच्ची फल, कच्चे सब्जियां, दूध वगैरह, ये सारे आपके सात्विक आहार होते हैं। वहीं तामसिक भोजन अगर आप करते हैं तो आपकी प्रवृत्ति भी तामसिक हो जाती है। तम यानी अंधकार, यानी कि आपके शरीर के अंदर में पाप जो है वो बढ़ने लगता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, और इसको आगे अगर बढ़ा दे तो वैसा ही होता है तन। ठीक है, अगर आप मांसाहार करते हैं तो मांसाहार करने की वजह से आपके अंदर में भी क्रोध और तिरस्कार की भावना जो है वो जागृत होने लगती है। मित्रों, यहाँ मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ये भोजन करें, ये भोजन करें, ये मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन एक समझने की बात है कि हम जब शमशान घाट पे जाते हैं किसी की अंतिम संस्कार में, तो अंतिम संस्कार में जा कर के वहाँ से जब आते हैं, जबकि हमने लाश को छुआ भी नहीं, तब हम घर आकर के नहाते हैं रगड़ रगड़ के अपने आप को। लेकिन हम किसी के रिश्तेदार को मार करके खा जाते हैं और अपने पेट में शमशान घाट बना लेते हैं, तब भी हम उसको अपने अंदर ये नहीं जान पाते कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं। ये गलत प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, ये जो हम भोजन कर रहे हैं इस तरीके का, जो ये तामसिक भोजन हो रहा है, ये इस मांसाहार हो रहा है, इसकी वजह से ही जो आज का समय कोविड-19 का हम लोग जो झेल रहे हैं, वो ये इसके अंदर में ये मांसाहार का जो है सबसे बड़ा कारण रहा था। हम सभी जानते हैं आज का समय बहुत ही विकृत है। और वैसे तो मैं आर्य समाजी हूँ और मैं इन सब चीज़ों में वैसे मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा लगता है कि ठीक है, कोविड-19 आया और कोविड-19 ने जो है कई सारी चीज़ें जो है अच्छी भी करी। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब मनुष्यों को सबको लॉकडाउन कर दिया गया था, क्योंकि हमें पता चल गया था कि इस संसार में अगर दुख करने का कोई कारण है, इस संसार में अगर कोई बुराई फैला रहा है तो वो मनुष्य ही है। क्योंकि जब सारे मनुष्य को जेल के अंदर डाल दिया गया, अपने अपने घर में सबको जेल में डाल दिया गया, तो आपने देखा होगा कि आसमान में जो है चिड़ियाँ चहचहा रही थी, पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी और बहुत ही मधुर हवा जो है, बड़ी शीतल हवाएं, वो सब चीज़ें चल रही थी। प्रकृति अपने आप को रिफ़्रेश कर रही थी। और जैसे ही मनुष्य को लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई, वैसे वैसे ही फिर से पोल्यूशन का लेवल बढ़ने शुरू हो गया, फिर मारकाट मचने लग गई, फिर लड़ाई झगड़े होने लगे, चोरी चकारी सब चीज़ें शुरू हो गई। तो ये सब करने का जो उत्तरदायित्व है किसी का, तो ये मनुष्य ही है, ये मनुष्य ही है जो ऐसे हरकतें करता है और प्रकृति का अनबैलेंस करता है, जिसकी वजह से प्रकृति जो है वो कुपित होकर के उसका परिणाम देती है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मों का फल मिलता है, तो जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिल रहा है। पहले मनुष्य जो है वो जानवरों को खा रहा था, आज जो कोरोना वायरस नाम का जो छोटा सा बैक्टीरिया है वो आज मनुष्य को खा रहा है। तो इस तरीके से ये कर्म फल सिद्धांत होता है। ये हमारे शरीर के बारे में मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई। साथ ही देखिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो शरीर की स्थितियां हैं, हम बात करते थोड़ा सा मेडिकल टर्म की भी बात करते हैं। तो मेडिकल टर्म में अगर हम बात करें तो शरीर जो है, लोगों को ये नहीं पता होता कि बैठते कैसे बैठना है, कैसे सोना है। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको उन लोगों को ये नहीं पता कि आहार कैसा करना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये नहीं पता लोगों को। ऐसी लोगों को ये नहीं पता बैठना कैसे है, ये नहीं पता कि सोना कैसे है, सोते कैसे हैं, तकिया ज़मीन पर लिटा करके और उसको ऊपर पूरा लेट गया इस तरीके से। करवट लेकर के सोने की आदत नहीं है, करवट लेके सोना चाहिए। तो उससे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक रहता है। ये शरीर जो है संतुलित रहता है आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर। और हम उसकी केयर नहीं करते, मोबाइल चलाते हैं, गर्दन झुका करके पूरे टाइम रहते हैं, सर्वाइकल हो जाता है, सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, सूजन आ जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। वहीं ट्रैचिया या लंबर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हमारे शरीर जो है विकृत हो जाता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। शरीर में बहुत प्रकार की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती है, जैसे आप काइफोसिस होता है, कुबड़ जिसे कहते हैं,
इसके अलावा आपका स्कोलियोसिस हो गया, राउंड शोल्डर है, ये आपका लॉर्डोसिस है, फ्लैट फुट है, नॉक नीज है, बो लेग है, ये सारी चीज़ें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है। गलत प्रकार के चलने ढलने के ढंग की वजह से या फैशन में चेंज की वजह से, अगर फैशन में चेंज हो जाता तो भी हमें ये पोस्चरल बीमारियां हो जाती हैं। अब आप साथी लोग पूछेंगे कि फैशन में चेंज से पोस्चर का क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए आज क्या होता है, कई लोग क्या सोचते हैं कि ना हम भाई मॉडर्न हो गए हैं, और मॉडर्न होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो जूते जो होते हैं उनके वो फ्लैटेड शूज़ लेते हैं, जिनके जो तलवे होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और फ्लैटेड शूज़ लेने की वजह से वो पहनते हैं तो उनके पैर में जो कर्व होता है वो कर्व सीधा हो जाता है, और सीधा होने की वजह से उसको फ्लैट फुट की बीमारी हो जाती है। चपटे पैर चपटे हो जाते हैं, और उसको रनिंग करने में या बैलेंस बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वहीं बो लेग होता है, उसमें घुटने आपके बाहर की तरफ हो जाते हैं, बॉडी वेट ज़्यादा उठा लेते हैं, अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं, तो बॉडी बैलेंस करने के लिए घुटने बाहर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। तो है ज़्यादा लंबे समय तक इस प्रक्रिया को करने पर घुटने बाहर हो जाते हैं, बो लेग हो जाता है। नॉक नीज, घुटने आपस में टकरा जाते हैं, ये ज़्यादातर फीमेल्स को होता है, या जो मोटे लोग होते हैं उन लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि वो हाई हील्स पहनती हैं। हील्स पहनने की वजह से उनका जो बॉडी वेट है वो घुटने के ऊपर पूरा आ जाता है, वो पूरे शरीर का भार घुटने संभालते हैं आपस में, तो घुटने आपस में टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नॉक नीज की बीमारी हो जाती है। मैं कह रहा था कि जो सर्वाइकल पोर्शन होता है, ये जब आपकी बेंडिंग हो जाती है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है, ये आपको काइफोसिस कर देता है। ट्रेचा पोर्शन पर जब जो ट्रेचा पोर्शन जो मिडिल पोर्शन होता है आपका ये स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ प्रॉब्लम आती है, लेफ़्ट या राइट साइड हो जाती है, तो वहाँ पर वो स्कोलियोसिस बन जाता है, और बहुत जगह से अगर वो टर्न हो जाता है तो मल्टीपल स्कोलियोसिस बन जाता है। लंबर का जो पोर्शन है आपका, जो टेल बोन होती है, जो नीचे की तरफ होती है, वो अगर बैंड होके आगे आ जाती है तो जो पतला व्यक्ति भी होता है ना वो मोटा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तोंद बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, हमारे चलने फिरने या उठने बैठने सोने के तरीके गलत व्यवहार से, बैड पोस्चर की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। लास्ट में मैं जो विषय है वो मैं लेता हूँ आपका, मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें लगभग सारी विषय ले लूँ, तो प्राचीन समय से लेकर के मॉडर्न समय तक, और कुछ जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, आहार, व्यवहार, विचार, सारी चीज़ों को साथ में लेने की कोशिश की है। आखिर में जो मेरा विषय ले रहा हूँ मैं, वो है जीवन शैली। हमारी जीवन शैली ख़राब होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो गई हैं, और बीमारियाँ कैसी हो गई हैं? 5 बीमारियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन है, वो हर चौथे तीसरे आदमी को जो है ये ऐसी बीमारी होती है। कौन कौन सी होती है? ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बैक पेन, अस्थमा, ये 5 बीमारी जो है कॉमन है, हर चौथे पाँचवें आदमी को ये बीमारी होती है। अब ये बीमारी का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? तो देखो मित्रों, मेरी तरफ से तो देखो एक ही मैं सजेशन देता हूँ सबको कि कारण को जान जाओ और कारण को समाप्त कर दो, बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। समाधान वही है, कारण ही समाधान होता है। आपको पता चल गया कि ये कारण है, यानी जुकाम हो रहा है, यानी कि सर्दी कारण है, आपने ठंडी चीज़ खाई, इसका मतलब आपको जुकाम हो गया। अब इसका इलाज क्या है? उस ठंड को ख़त्म कर दो। उस ठंड को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? आप गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, यानी आपको आपकी जो हड्डियां हैं, बोन है, उसकी डेंसिटी कम हो गई है, तो बोन डेंसिटी कम होने की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ठीक है, बोन डिसऑर्डर। अब इसके अंदर क्या है? कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम जी, तो कारण समाप्त कर देंगे आप, तो अब बीमारी भी जो है वो समाप्त हो जाएगी। ये इस चीज़ को ज़रूर जान लें। तो इन 5 बीमारियों का कारण जो होता है वो आपकी लाइफस्टाइल जो है वो नेगेटिव हो रही है। आप पॉजिटिव लाइफस्टाइल शुरू कर दीजिए, आपकी ये सारी बीमारियां जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप जल चिकित्सा की बात करें, पानी की बात करें, तो देखिए हमारा शरीर 70% पानी से बना है और इसका इलाज भी वो पानी ही है। मैक्सिमम बीमारियां तो पानी से ठीक हो जाती हैं।
बस हमारे शरीर में पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। मैं नॉर्मली हर क्लास में अपना एक उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी वॉल पर, एक दीवार पर कोने में छोटी सी मिट्टी का ढेला जम गया है, अगर आप उस पर एक बूंद पानी डालेंगे तो मे बी पॉसिबल वो गीला भी नहीं होगा ठीक से। अगर आप एक गिलास पानी डाल देंगे तो गीला हो जाएगा, लेकिन वो तब भी साफ़ नहीं होगा। और अगर आप एक बाल्टी पानी पूरी स्पीड में मार दें वहाँ पर, तो वो मिट्टी जो है वो साफ़ होकर के चली जाएगी। वही चीज़ शरीर के साथ है। शरीर के मैकेनिज़्म को समझिए, और शरीर के मैकेनिज़्म को आप समझ जाएंगे तो आप शरीर को ठीक रख सकते हैं। आप पानी पीजिए प्रॉपर मात्रा में। ये नहीं कि 1 गिलास पानी पिया, 5 गिलास पानी पिया, किसी से पूछते पानी कितना पीना चाहिए, कहते 5 से 8 गिलास। ऐसा नहीं है। आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपके शरीर में गंदगी जितनी जमी हुई है, जितना टॉक्सिन्स जमा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। अगर टॉक्सिन्स ज़्यादा जम रहा है तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, कम जम रहा है तो पानी कम भी चल जाएगा। एक फार्मूला बता देता हूँ आप सबको जाते जाते। आपका जितना वेट है आप उसको अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो जितना आएगा, सपोज़ 60 kg वेट है, 12 से डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, तो यानी 5 लीटर पानी, जिसका वज़न 60 किलो है, उसको 5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना ज़रूरी है। अगर वो इतना पानी पीता है तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और उसको सिर में दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। उसके शरीर में ब्लड की सप्लाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगी, उसका शरीर बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, मुझे कुछ ज़रूरी कार्य भी है, तो मैं आज आप लोगों से इतना ही समय दे पाया मैं आप सभी को। तो मैं आप सभी से क्षमा भी चाहता हूँ, यदि मेरे से कुछ गलत बात निकली हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपने कुछ ज्ञान की बातें आपको अगर पता चली हो तो आप उस ज्ञान की बातों को दूसरों तक भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा। तो आइए चलिए एक बार शांति पाठ के साथ आज के इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। कमर सीधी, आंखें बंद, गहरा लंबा सांस अंदर। ओम दहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी स्वस्थ हो, सभी निरोग हो, सब प्रसन्न रहें। इन सभी विचारों के साथ आप सभी से आगे लेता हूँ। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आपको पसंद आया तो आप इस पेज को ज़रूर लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।